तो बच्चों एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिलाकर यूनिट 1 हम तैयार कर रहे थे। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डायमेंशनल एनालिसिस को। डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस को हमने पढ़ा। एक एप्लीकेशन जो एनसीईआरटी के करंट सिलेबस से हटा दी गई है, ये मान सकते हैं हम कि एक यूनिट का कन्वर्जन दूसरी यूनिट में, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। अभी कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज को एनसीईआरटी के साथ, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में समरी और क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इस चैप्टर की जो समरी है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज हैव बीन चोजन as fundamental or base quantities such as length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity। तो बच्चों ये 7 क्वांटिटीज आपको ध्यान में रखनी है, जिनको हमने चुना है as fundamental quantities या base quantities। Each base quantity is defined in terms of a certain basic arbitrarily chosen but properly standardized reference standard called unit। तो जितने भी यूनिट है वो प्री डिटरमाइंड फिक्स मैग्नीट्यूड है, जिनको हमने स्टैंडर्ड की तरह यूज किया है, सच एज मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। अदर फिजिकल क्वांटिटीज derived from the base quantities can be expressed as a combination of the base units and are called derived units। A complete set of units, both fundamental and derived, is called a system of units। तो ये सब हम सीख चुके हैं। The international system of units वही यूज करना है पूरी बुक में हमें। SI system based on 7 base units is at present internationally accepted unit system and is widely used throughout the world। The SI units are used in all physical measurements for both the base quantities and the derived quantities obtained from them। सबके लिए हमें SI system यूज करना है। Certain derived units are expressed by means of SI units with special names such as joule, newton, watt। तो इनसे भी हमारी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। जूल, न्यूटन, वाट एक्सेट्रा। जूल जो है वर्क की एनर्जी की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और पावर की यूनिट है वाट। The SI units have well defined and internationally accepted unit symbols such as। हाँ बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ये जो आप देख रहे हैं छोटा m, ये छोटा m किसके लिए है? ये मीटर के लिए है। तो मीटर के लिए कई बच्चे बोलते हैं बड़ा m बनाएंगे हम। बच्चों ये गलत हो जाएगा। आपको अभी से आदत बनानी है, मीटर के लिए जो m है वो होगा स्मॉल m। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सिंबल से आपको मीटर को रिप्रेजेंट करना है। किलोग्राम, केजी, s फॉर सेकेंड, a फॉर एम्पियर, कैपिटल N फॉर न्यूटन। ये स्टैंडर्ड सिंबल से जो हम यूज करेंगे, आपको इन्हीं की प्रैक्टिस बनानी है। फिजिकल मेजरमेंट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड फॉर स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटीज इन साइंटिफिक नोटेशन विद पावर्स ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे हम, एंड द प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई मेजरमेंट नोटेशन एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, गिविंग इंडिकेशन टू द प्रिसिजन ऑफ द नंबर्स। जैसा आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में सीखा है कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट हमको प्रैक्टिस में लाना है। Certain general rules and guidelines must be followed for using notation for physical quantities and standard symbols for SI unit। आप ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी बनाएं, जो यहाँ सीख रहे हैं आप, जैसा आपको गाइड किया जा रहा है वैसे आपको फॉलो करना है। Some other units and SI prefixes for expressing properly the physical quantities and measurement। तो कोर्स के दौरान ये सब प्रैक्टिस में आएगा आपके। In computing any physical quantity, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, the units for derived quantities involved in the relationship or relationships are treated as though they were algebraic quantities till the desired units are obtained। तो फाइनल कैलकुलेशन तक हम उनको एज इट इज यूज करेंगे। जैसे हम जानते हैं फोर्स की डायमेंशन हमने सीखी mL/t-2, तो m किलोग्राम हो गया, l मीटर हो गया, और t-2 माइनस यानी सेकंड पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब इसको फाइनली हम क्या बोलेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mLT माइनस 2, इसको बोलेंगे न्यूटन। तो ये कहने का मतलब। 10th पॉइंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। डायरेक्ट आप जैसे इंची टेप से नाप रहे हैं, डायरेक्ट मेथड है। लेजर से नाप रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड है। Direct and indirect methods can be used for the measurement of physical quantities in measured quantities while expressing the result. The accuracy and precision of measuring instruments along with errors in measurements should be taken into account. तो वो ध्यान रखना है। In measured and computed quantities, proper significant figures only should be retained. Rules for determining the number of significant figures, carrying out arithmetic operations with them, and rounding off the uncertain digits must be followed. तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट चैप्टर से हम ये इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। The dimensions of base quantities and combination of these dimensions describe the nature of physical quantities. Dimension analysis can be used to check the dimensional consistency of equation. ये पहली एप्लीकेशन है। Deducing relations among the physical quantities, ये दूसरी एप्लीकेशन है। दोनों की प्रैक्टिस हमने की है। जो तीसरी एप्लीकेशन है वो यहाँ मेंशन नहीं है, वो ये है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, जिसके लिए हम फॉर्मूला में डिराइव करें। ए डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन, बट ए डायमेंशनली रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। आप यहाँ भी इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इस पर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इस कंसेप्ट पर। यानी जो डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है, जरूरी नहीं कि वो सही हो, पर जो डायमेंशनली रॉन्ग है, इनकंसिस्टेंट है, वो तो रॉन्ग होनी ही होनी है। एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। पहला सवाल, फिल इन द ब्लैंक। तो अब जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस हो गए हैं 11th में 12th में, तो फिल इन द ब्लैंक की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। और कंपटीशन के लिए तो आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते ही हैं। डिफरेंट बोर्ड में पहले से थे, सीबीएसई में इंट्रोड्यूस हो गया। पहला है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो इसके लिए एक तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। साइड आपको दी गई है और वॉल्यूम निकालने को कहा जा रहा है। तो साइड को अगर मैं मान लेता हूं स्मॉल ए, जो कि है 1 सेंटीमीटर, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो आपको 1 सेंटीमीटर, यानी उसको जब मैं मीटर में एक्सप्रेस करूंगा तो होगा 10⁻⁻² मीटर, इसका क्यूब करना होगा। तो ये होगा रिजल्ट। जैसे आप इसका क्यूब करते हैं रिजल्ट मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। Here is the solution. 10⁻⁶ मीटर क्यूब। Now the B part. The surface area of a solid cylinder of radius 2 cm and height 10 cm is equal to। आपके पास रेडियस है, आपके पास हाइट है। तो अगर सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, जो मैथमेटिक्स में भी आपने सीखा था, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सिलेंडर का सरफेस एरिया बताओ कितना। नहीं भी जानते हो तो जस्ट इमेजिन इस सिलेंडर का सरफेस, उसका ऐसे काट दिया हमने। मान लो एक हॉलो ट्यूब है, कैंची लेके काट दिया। फैलाएंगे तो एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसकी लंबाई होगी उसकी सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर, और जो चौड़ाई है वो होगी सिलेंडर की लेंथ l के बराबर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ इनटू विड्थ 2πr_l। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, और SI में कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस 2 सेंटीमीटर रखेंगे, हाइट 10 सेंटीमीटर रखेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी आप ध्यान रख सकते हैं, 2.0, 10.0, और एक्सप्रेस जो करना है रिजल्ट को मिलीमीटर स्क्वायर में करना। तो सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको। कर्व सरफेस एरिया 2πrl 2 × π ×
2 into 10 12568 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हमने मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। पर जो डेटा था 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां तो 2 ही हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, रेडियस 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां 3 है 10.0 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहां पर थोड़ी सी छूट आपको मिल रही है कि एक्सप्रेस करने में तो आप ध्यान रखें, रिजल्ट निकालने में जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है एक्सप्रेस द रिजल्ट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तब तक आपको छूट है, आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स ड्रॉप कर सकते हैं। यानी ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है, जस्ट यूनिट को कन्वर्ट किया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो स्क्वायर किया तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गए, जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सी, a vehicle moving with a speed of 18 km per hour covers dash meter in 1 second। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारे काम आता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, कैसे आता है, रट जाएगा जब इतनी सारी कैलकुलेशन आप करेंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर है, ऐसा ही में बदलना है। तो मैंने किलोमीटर को मीटर में बदला, तो ऊपर आ गया 1000 मीटर। नीचे घंटे को पहले मिनट में बदला, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 आवर 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। यहां से 2 जीरो कट गए। अब इसके बाद 2 से ही कट गया, 2 5 10 एंड 2 3 6, तो हमारे पास क्या आता है 5.63 18, और ये यूनिट कन्वर्ट हो गई है बच्चों मीटर पर सेकंड। तो सीधा सीधा रिलेशन आ गया हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5/18, तो मेरे पास आंसर आता है 5 मीटर इन 1 सेकंड। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, तो हम 18/5 यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। सी पार्ट का आंसर आप देख सकते हो, इट इज 5 मीटर पर सेकंड। देन डी पार्ट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको पता करना है। तो पहले तो रिलेटिव क्वांटिटीज और एब्सोल्यूट क्वांटिटीज का कांसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बोल रहे रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है आपको। डेंसिटी बच्चों 3 तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। डेंसिटी को अगर मैं सिंबल रॉ से दिखाऊं, डी से भी दिखा सकते हैं, रॉ से भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए रॉ से मैंने दिखाया, डेंसिटी इज रॉ। तो अगर ये रिलेटिव है, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, तो ऊपर है एब्सोल्यूट डेंसिटी मीडियम की, डेंसिटी ऑफ मीडियम, और नीचे आएगी रेफरेंस डेंसिटी। तो हम डेंसिटी के केस में ऑर्डिनरी सब्सटेंस वाटर को, जिसकी अबंडेंस अर्थ पे काफी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी को मानते हैं रेफरेंस, उससे कंपेयर करके बाकी सबकी डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे आएगी। तो अब यहां जो दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, लेड की डेंसिटी रॉ आर वो है 11.3। तो उसकी डेंसिटी वास्तव में कितनी होगी, यानी लेड की डेंसिटी हमें पता करनी है, तो वाटर के रेफरेंस में है, रिलेटिव टू वाटर। तो उसके लिए आपको वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए, दोनों यूनिट में पता हो तो अच्छा है। तो मैं आपको बता देता हूं ये डेटा जो काम का है, याद रखना है आपको। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मैं इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलूंगा तो क्या आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब यहां से देखा जाए तो रॉ Hg अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मैं बात करता हूं तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं
किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करता हूं तो यही मैं लिख सकता हूं रॉ Hg अपॉन 1000 यानी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब ये कहां से आया? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब का कन्वर्जन अगर आपको देखना है तो वही तरीका है 1 kg पर मीटर क्यूब। इसको बदल देता हूं। आप जानते हैं कन्वर्जन फैक्टर्स आपको आने चाहिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 मतलब 10⁻³ ग्राम अपॉन मीटर क्यूब। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और उसका क्यूब है 100 को मैं लिखूंगा 10⁻² सेंटीमीटर और इसका क्यूब। तो हमें क्या मिला? ऊपर 10⁻³ नीचे 10⁻² की होल पावर 3 यानी 10⁻6 ऊपर जाकर -6 और बाकी यूनिट बची हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻³ इधर डिनोमिनेटर में जाएगा। मैं लिख सकता हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो कि वाटर की डेंसिटी होती है वो किसके बराबर हुई? 1000, 10⁻³ पर चले गया 1000 या 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं जो मरकरी है इसकी डेंसिटी अगर मैं निकालूं, क्योंकि मेरे को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो यहां पे आएगा मेरे पास 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी आप एक बार सॉल्यूशन देख सकते हो। हियर इज द सॉल्यूशन। डेंसिटी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने कन्वर्जन फैक्टर लगाया। कई तरह से इसको लिखा जा सकता है। साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो 11.3 इंटू 10⁻³ को हम कन्वर्ट कर देंगे 1.13 इंटू 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपने देखा, इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर पीछे जो एक्सरसाइज दी उसके सॉल्व करने। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आपको कन्वर्ट करना है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। अभी मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया तो आप ट्राई कर सकते हो। किलोग्राम को बदला 1000 ग्राम, मीटर स्क्वायर को बदला 10⁻² का होल स्क्वायर, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा तो ये कन्वर्ट होके आ गया 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बी पार्ट अगर इसका देखें तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर। अब लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए लाइट ईयर होता क्या है। लाइट ईयर इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। बहुत लंबी दूरियों को अगर नापना है तो हम यूज करते हैं लाइट ईयर। लाइट एक साल में जितनी दूरी चलती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इट इज 9.46 into 10⁻15। यहाँ ये मिसप्रिंट है, इट इज नॉट 10⁻5, इट इज 10⁻15 लाइट ईयर। तो हम कन्वर्जन फैक्टर लगा सकते हैं। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर, तो डिवाइड करना होगा। तो जो डेटा आ रहा है वो यहाँ 10⁻16 लाइट ईयर लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया क्योंकि 10⁻15 ही है। 9.46 को अप्रोक्सीमेटली हमने 10 मान लिया, 10⁻16 हो गया तो यहाँ तो 10⁻16 लाइट ईयर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के बराबर। या तो आप ऐसे कर लें या फिर सीधे आप फैक्टर यूज करें। कौन सा फैक्टर? 18/5, या तो 5/18 या तो 18। अगर आप उल्टा कन्वर्जन कर रहे हैं, किलोमीटर बड़ी यूनिट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 18/5, अदरवाइज 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है। तो ये खुद ट्राई करना है आपको। देन कैपिटल जी की वैल्यू उसे आपको कन्वर्ट करना है। वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे, और ये अपने आप ही करना है आपको। पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी
ठीक है, it is a form of energy and it equals to about 4.2 joule, where 1 joule is 1 kg meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equal to alpha kg, unit of length beta meter, and unit of time is gamma second. Show that calorie has magnitude 4.2 times alpha minus 1, beta minus 2, gamma 2 in terms of units. तो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें वो जो एप्लीकेशन मिसिंग है उसको कंप्लीट करना होगा। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, एप्लीकेशन में एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद खुद रिजल्ट निकालने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो कैसे हम पता करते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम में, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। माना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से। Q is any physical quantity। अब जैसे आपको पता है मैं रेफरेंस साइड यूज कर रहा हूँ, दिस इज रेफरेंस साइड, समझाने के लिए। लेंथ आपने नापी किसी ऑब्जेक्ट की, मान लो किसी दीवार की लंबाई को नापा और ये आता है 10 मीटर। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपने लेंथ को नापा और ये हमको मिल रहा है 10 मीटर, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, 10 को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड, मीटर को बोलते हैं यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो एक उसका मैग्नीट्यूड है जिसको मैं दिखा रहा हूँ n से, दूसरी उसकी यूनिट है उसको मैं दिखा रहा हूँ u से। यानी हर फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ n उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u उसकी यूनिट। अब आपको समझना है, अगर इस 10 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 1000 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिखा। तो क्या ये लंबाई बदल गई, पहले से ज्यादा हो गई या पहले से कम हो गई? आपके पास 10 रुपए हैं या 10 इंटू 100 1000 पैसे हैं, तो 1000 पैसे हैं तो ज्यादा अमीर हो गए आप, ये 10 रुपए हैं तो ज्यादा अमीर हो गए। बात छोटी सी है, इस यूनिट को कन्वर्ट करने से क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी अभी भी वही है, सेम टू सेम। बस समझने की बात यह है कि अगर यूनिट छोटी लेते हैं, रुपए की बजाय पैसे में नापते हैं, तो क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, 1000 हो गई, 10 से बढ़कर 1000 हो गई। तो यहाँ पर मैं NU को अगर किसी एक सिस्टम में नाप रहा हूँ तो N1U1 जैसे कि 10 मीटर, किसी दूसरे सिस्टम में नाप रहा हूँ, CGS में चले गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ N2U2 जैसे कि 1000 सेंटीमीटर। तो यहीं से हमारे पास यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला निकल के आएगा। अगर हमें किसी एक सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और हमें किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है, दिस इज नोन टू अस, ये हमें पता है और ये पता करनी है, तो हम इस फॉर्मूले को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ये N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को N2 के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो मुझे मिलता है N2 इक्वल टू N1 टाइम्स U1 अपॉन U2, ये रिजल्ट मिला। अब यूनिट और डायमेंशन में गहरा रिश्ता नाता है, ये आप समझ रहे हैं। तो अगर मैं उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जानता हूं, सपोज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q आर, हम अभी मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं तो 3 क्वांटिटी को लेके चल रहे हैं, मास m⁴a, लेंथ l⁴b एंड टाइम t⁴c। ये हो गई डायमेंशनल इक्वेशन और स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशनल फॉर्मूला। जब मैंने इक्वेट कर दिया तो डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती। तो ये मुझे पता है, ये है फर्स्ट सिस्टम में मास की यूनिट जिसको मैंने m1 से दिखाया, सेकंड सिस्टम में लेंथ, फर्स्ट सिस्टम में लेंथ की यूनिट L1, फर्स्ट सिस्टम में टाइम की यूनिट T1। पर मैं इसी क्वांटिटी को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, सिस्टम चेंज कर दूं तो डायमेंशन चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि यूनिट बदलने पर क्वांटिटी नहीं बदलती, क्वांटिटी वही है। ये कोई सेकंड सिस्टम हो सकता है
जैसे कि SI से CGS में हम जा सकते हैं, तो पावर A ही रहेगी, L2 पावर B ही रहेगी, T2 पावर C ही रहने वाली है। तो अब मैं अगर U1 और U2 की वैल्यूज डायमेंशंस की टर्म्स में यहाँ पुट करता हूँ, तो N1 टाइम्स मैं इसको लिख सकता हूँ M1 अपॉन M2, रेशो आ रहा है, रेज टू पावर A, डायमेंशन चेंज नहीं होने वाली। फिर मैं लिख सकता हूँ L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B एंड T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया है और इस फॉर्मूले को हमें यूज करना सीखना है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी में। एग्जांपल से समझते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इस एप्लीकेशन पे हम डिस्कस करते हुए ये है, क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी डाइन। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि डाइन जो है सीजीएस सिस्टम में फोर्स को नापने की यूनिट है। हाउ मेनी डाइन आर देयर, कितने डाइन होते हैं किसमें, इन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो फोर्स को नापने की यूनिट, डाइन फोर्स को नापने की यूनिट, सिस्टम अलग अलग है। तो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, सॉल्यूशन देखें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट सिस्टम कौन सा। तो पहला सिस्टम SI भी लिख सकता हूं मैं और MKS भी लिख सकता हूं जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है। तो पहला सिस्टम है सपोज MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसमें क्वांटिटी फोर्स की यूनिट है न्यूटन। सेकेंड सिस्टम कौन सा, डाइन में हमें बदलना है। तो आपको पता है सीजीएस सिस्टम में फोर्स को नापते हैं डाइन में, नहीं पता है मान लीजिए तो मान लीजिए, मैं बोल रहा हूं एक्सेप्टेंस दो, हाँ कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स को नापते हैं डाइन में, फोर्स की यूनिट है डाइन। तो सेकंड सिस्टम हुआ सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट, हम फॉर्मूले को लिखेंगे और फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। साइमल्टेनियसली हम रेफरेंस साइड को यूज करते चलेंगे, रेफरेंस साइड यानी राइट हैंड साइड। तो हमें फॉर्मूला पता है कौन सा, N2, जो कि हमें पता करना है। N2 इज अननोन, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम वो हमें पता करना है, इक्वल टू N1। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन हो सकती थी, 5.5 न्यूटन हो सकती थी। देन M1 अपॉन M2, पहली बार में तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, बाद में वैल्यूज पुट करूंगा। रेज़ टू पावर A की वैल्यू हमें निकालनी होगी, जो फोर्स की डायमेंशन है वहां से निकलेगी, मल्टीप्लाइड बाय L1 अपॉन L2 रेज़ टू पावर B मल्टीप्लाइड बाय T1 अपॉन T2 रेज़ टू पावर C। ये सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा। अब क्या क्या नोन है हमारे पास वो हम रेफरेंस साइड में मेंशन कर देंगे इधर। मैंने एक लाइन खींची और राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास अवेलेबल है, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज 1 न्यूटन में 1। M1 फर्स्ट सिस्टम में मास की यूनिट, MK सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम का K छोटा। M2 सेकेंड सिस्टम में मास की यूनिट जो कि सीजीएस सिस्टम है तो वो है ग्राम, G से भी दिखाते हैं और GM से भी दिखाते हैं, चॉइस आपकी। दोनों में रिलेशन वो हमें पता होना चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर। देन L1 फर्स्ट सिस्टम में लेंथ को नाप रहे हैं हम मीटर में, सो इट इज मीटर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। L2 हम नाप रहे हैं सेंटीमीटर में, cm। टाइम की बात करते हैं
तो T1 एंड T2 दोनों ही सिस्टम में हम नापते हैं सेकंड में, यानी यहाँ कोई चेंज नहीं है। फिर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर? Q जो है वो है फोर्स, एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स जो आपको रटी हुई होनी चाहिए, नहीं रटी हुई है तो कैलकुलेट कर लीजिए, F इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स है mlt माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन दिख रहा है आपको डायमेंशन में, मास इंटू lt माइनस 2 इज एक्सेलरेशन। तो अब यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं, मींस m के ऊपर जो कुछ नहीं लिखा हुआ है 1 मान सकता हूं, l के ऊपर कुछ लिखा हुआ 1 मान सकता हूं। तो कंपेयर करने पर मेरे पास a, b और c की वैल्यू आ रही है, क्योंकि डायमेंशन चेंज नहीं होती, यूनिट चेंज होने पर यूनिट भले चेंज हो जाएगी, डायमेंशन वही रहेगा जब तक फिजिकल क्वांटिटी सेम है। तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू जो l पर लगी हुई है पावर वो भी 1, एंड c की वैल्यू जो t पर लगी हुई है वो है -2। अब सिंपली मुझे वैल्यूज पुट करनी है, कन्वर्जन फैक्टर्स लगाने हैं और रिजल्ट मेरे सामने होगा। तो देखते हैं बच्चों, n2 इक्वल टू n1 की जगह 1, m1 यानी किलोग्राम, m2 यानी ग्राम, रेज़ टू पावर 1, L1 यानी मीटर, L2 यानी सेंटीमीटर, रेज़ टू पावर b यानी 1, देन T1 सेकेंड, T2 इज आल्सो सेकेंड, रेज़ टू पावर -2। अब हमने कन्वर्जन फैक्टर लगाया यहाँ पर। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 तो यहाँ से आ गया, मैं उसको लिख देता हूँ 10⁻3। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 100 यहाँ से आएगा, मैं उसको लिखता हूँ 10⁻2। सेकेंड कट गया, उसकी पावर -2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट वी गेट, n2 की वैल्यू हमारे पास आई 10⁵। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया हमारे पास, रिजल्ट आ गया। पर फाइनल एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में होगा जो आपसे पूछा गया था? सवाल क्या था? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं पता लगाइए। हाउ मेनी डाइन फॉर्म्स 1 न्यूटन? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं होमवर्क के लिए कि 1 जूल में, जूल इज ऐसा यूनिट और एमकेएस सिस्टम में यूनिट है किसकी? एनर्जी को नापने की, वर्क को नापने की। आपको पता लगाना है 1 जूल में कितने अर्ग, अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है। बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप पता लगा सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस।